Okay, good evening, children. So today we are going to study about the DNA and RNA, which is better genetic material, and then we'll continue our study with the further next topic. Okay, so in the previous class, by the several experiment, we came to know that DNA is the genetic material. Genetic material DNA होना चाहिए. We had four important properties which we wanted to have in a genetic material. पहला था कि genetic material should be able to make its exact copy, that is replication. Replication is shown by DNA as well as RNA, but not by protein. तो प्रोटीन तो फेल हो गया वहां पे. ठीक है, अगर we'll see on the book, did I show that comparison, that the properties which we require in the genetic material. अभी देख लेंगे. तो चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल. मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, मैंने बता दिया शायद. तो आई सेड कि जैसे अपन कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोग पहले से कुछ डिसाइड करके जाते हैं. सो दैट टाइम आई मस्ट हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अ कार. कि सपोज वी वांट टू बाय अ कार, तो ऑन व्हाट फैक्टर वी डिसाइड आवर कार कि भाई कार कौन सी होनी चाहिए, कि भाई हमारी जरूरत क्या है, कितने जने जाएंगे, मैक्सिमम कभी अपने को कम्यूट करना है तो कितने जने, कितना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अपन जा सकते हैं अपनी कार के अंदर. ठीक है, दैट विल डिसाइड, है ना. ऐसा नहीं है कि आपको कार लेनी है, आपको कभी कभार ऑफिस जाना है कार में, या आपका घर से ऑफिस, जैसे मेरे घर से मेरा स्कूल जो है आधा किलोमीटर भी नहीं है, 300 350 मीटर है. और उसमें ये मैं सोचूं कि मैं डीजल कार लूंगा क्योंकि डीजल का एवरेज अच्छा होता है और डीजल जो है वो सस्ता होता है करके, तो आई विल बी पेइंग 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा ऑन अ डीजल इंजन इन कंपेयर टू पेट्रोल. तो जो कार मतलब 10 लाख की आ रही होगी उसके लिए मैं 11 लाख दूंगा, 10 कार के लिए जो कार 15 लाख की रही होंगी उसके लिए मैं 16 लाख रुपए दूंगा. तो मैं ये डिसाइड करूँ सिर्फ इसलिए कि भाई डीजल, तो मेरे को एवरेज का तो फायदा ही नहीं हुआ ना. कितना मतलब मैं पूरे महीने भर के अंदर 1000 रुपए का भी डीजल खर्च नहीं करूंगा, तो व्हाट इज द सेंस, व्हाई टू पुट सच अ ह्यूज प्राइस. तो ये हमको पहले सोचना पड़ेगा, ये हमको पहले सोचना. बट एट द सेम टाइम हमको ये सोचना है कि भाई मेरे को व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस आई हैव टू कम्यूट इन अ मंथ, व्हाट इज द एम आई गोइंग टू गो आउट. अब जैसे किसी का टूरिंग जॉब होता है, जैसे किसी कोई मैं एमआर है, या कोई और टाइप का सर्वेयर है, या कोई और है, तो जिसको तो रोज ही गाड़ी लेकर के निकलना है, तो उसके लिए जो है वो डीजल कार ज्यादा अच्छी है. या किसी को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है कभी कभार, वंस इन मंथ जो है, या कभी वो 200 400 500 किलोमीटर चलता है, तो उसके लिए तो हम कैसे भी डिसाइड करें कि भाई कितने मेंबर जाएंगे, तो वो 5 सीटर कार ले, 7 सीटर लेके क्या करना है, 2 सीटर भी आती है. वो इलेक्ट्रिक कार ले ले, अगर उसके पास सोलर पैनल लग रहा है, उसके पास फ्री में एनर्जी आ रही है, तो लगाया अपने, रोज गाड़ी को चार्ज कर ले, घूमे उससे आराम से. पर इलेक्ट्रिक कार में फिर ये प्रॉब्लम है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते. आपको जयपुर तक जाना है, बीच में की बैटरी खत्म हो जाएगी, आप क्या करोगे आप. तो कई सारे कंडीशन है, उनको इफ्स एंड बट्स को लगा करके हम अपनी एक कार का चुनाव करते हैं कि भाई ये वाली बस अच्छी रहेगी. तो अब हमारा जेनेटिक मटेरियल का भी हम चुनाव करना जा रहे हैं, तो हमने क्या 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 कंडीशन देखी. तो फॉर आवर जेनेटिक मटेरियल 4 प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट, दैट इट शुड बी एबल टू मेक इट्स एग्जैक्ट रिप्लिका. तो हमारा डीएनए अपना रिप्लिका बना सकता है. डीएनए हैज एन एबिलिटी कि वो अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है. ठीक है, RNA can also do that, but the protein can never make its own copy. प्रोटीन अपनी कॉपी कभी भी नहीं बना सकता, तो प्रोटीन तो फेल हो गया इसके अंदर. दूसरी बात जो है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो हमारा स्टेबल होना चाहिए. इट शुड बी वेरी मच स्टेबल इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस. कि आप उसको गर्म कर दें, आप उसको उसका पीएच चेंज कर दें, आप उसको मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ में रख लें, नॉर्मल केमिकल के साथ में, और वो खराब हो जाए, तो फिर वो जो है दैट कैन नॉट बी अ गुड कंटेस्टेंट फॉर जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ऐसा रहना चाहिए जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन जाए तब भी वो चेंज ना हो. ऐसा नहीं हो कि मेरे यहाँ तक आते आते नाक का शेप ये होना चाहिए और अगली बार जाते हुए नाक का शेप ऐसा उकड़ हो जाए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल नेचर, है ना. वो गर्म हो गया या कोई दूसरे केमिकल के साथ में आ गया, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डिफॉर्म्ड एंड उसके कारण कोई नया स्ट्रक्चर बन जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमारा जो डीएनए है वो क्वाइट स्टेबल है. डीएनए इज क्वाइट स्टेबल, जबकि आरएनए
इज लेस स्टेबल। एंड प्रोटीन तो स्टेबल है ही नहीं, हम जानते हैं, हम तो रोज ही कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट घर के अंदर। दूध का रबड़ी बना देते हैं, है ना, दूध का पनीर बना देते हैं। जरा सा लीटर भर दूध लिया और आपने आधा नींबू निचोड़ दिया, पूरा दूध के प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। द दूध विच वॉज कोलाइडल फ्लूइड नाउ चेंज इनटू सेमी सॉलिड, है ना, सॉरी सॉलिड ही हो जाता है। कर्ड बनता है तो सेमी सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वो कोगुलेशन हो गया उसके अंदर। तो उस हिसाब से अगर वो जेनेटिक मटेरियल कुछ होता और आप उसके अंदर नींबू निचोड़ देते हैं, या बॉडी में तो जाने कौन कौन से केमिकल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, पीएच भी है, मतलब कभी बेसिक भी हो जाता है वो, कभी एसिडिक भी हो जाता है, कभी कोई दूसरे केमिकल्स भी आ जाते हैं, कभी क्या आ जाता है। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल तो कितना ही खराब हो जाता और कुछ का कुछ बन जाता, ठीक है। इट शुड नॉट बी दैट। एंड देन वी आल्सो स्टडीड द वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसने रफ वाले स्मूथ वाले स्टेन को लेकर गर्म कर दिया था, हीट किल्ड, बॉईल कर दिया था उसे अबव 100 डिग्री सेल्सियस, फिर भी डीएनए खराब नहीं हुआ। क्योंकि जब रफ लाइव रफ वेराइटी साइटोप्लाज्म में, वो सॉल्यूशन में से, सराउंडिंग में से वो डीएनए पिक कर रहे थे स्मूथ वाले के, तो वो स्मूथ में चेंज हो गए। If the genetic material would have lost their property, they will never gain that smoothness. वो कभी स्मूथ में चेंज नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन उनका कभी नहीं होता। So if DNA even after heating is showing that property of that smoothness of the Diplococcus pneumoniae, that means DNA is not even lost at such a high temperature. DNA खराब तो हो जाता है, मानते हैं, लेकिन in compared to the among other molecules, DNA is much stable. दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल लेते तो उससे बहुत पहले ही मतलब खराब हो चुका होता। तो डीएनए इज मच स्टेबल। हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज वेरी, मतलब इट्स ऑलवेज स्टेबल। खराब तो हर चीज होती है। और आप ये कहने के बाद जो है आप उसको 10-10 मिनट तक गर्म करने लग जाए तो फिर क्या बचेगा। तो हम जानते हैं कि हम लिविंग बींग्स को गर्म करके ही मारते हैं। तो क्यों गर्म करने से क्या हो जाता है, यही होता है, प्रोटीन खराब हो जाते हैं, डीएनए खराब हो जाता है, उनका एंजाइम सारा खराब हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, ठीक है। फिर भी डीएनए इज मच स्टेबल। थोड़ा मोटा गर्म करने से या थोड़ा बहुत केमिकल्स वगैरह लगाने से उसको कुछ नहीं हो रहा है। और जनरली बॉडी के अंदर इससे ज्यादा क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, बुखार आएगा 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो भी जाएगा। और बॉडी इज नॉट मेड टू बी हीटेड अप टू अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। जो एनवायरमेंट मैक्सिमम टेम्परेचर हमको देती है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक देती है। उससे ज्यादा हो रहा है तो भगवान ने उनको सेंसरी ऑर्गन भी तो दिए हैं, भैया क्यों जा रहे हो वहां पे, है ना, दूर उठ जाओ वहां से। प्लांट्स है तो उनके पास सेल वॉल है, दैट इज नॉट लेटिंग द हीट टू कम इनटू द बॉडी। बाहर का उनका जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, तो विच विल प्रोटेक्ट द इनर लिविंग सेल्स। तो ये आप समझ गए। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दैट इज द जेनेटिक मटेरियल शुड ओकेजनली शो सम चेंजेस, कभी कभार, है ना, वंस इन ए वे। क्योंकि अगर नहीं होंगे चेंज तो वेरिएशन तो कभी आएंगे, वेरिएशन तो कभी आएंगे। तो हम एडम के जमाने से आज जितने भी ह्यूमन होते वो एग्जैक्टली सेम होते एक दूसरे के, तो आप समझ लीजिए सेम होते तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती। पड़ोसी का बच्चा हमारे घर घुस जाता, हमारा बच्चा पता नहीं किसके घर चला जाता, पता ही नहीं पड़ता, हम कैसे पहचानते हैं। कपड़े होते हैं उससे पहचानते हैं, तो कपड़े तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दे ऑड वुड है, पूरी दुनिया एक जैसे आइडेंटिकल लगते हैं, तो क्या फायदा, क्या। ठीक है, ये बात तो आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सस्टेन करते हैं आज तक? वुड वी हैव कंटिन्यू टू सर्वाइव? मुझे तो नहीं लगता। एनवायरनमेंट ने तो पता नहीं कौन कौन से चेंजेस देखे हैं इतने सालों के अंदर, जब से अर्थ बनी है या जब से लाइफ आई है तब से। तो जब भी कोई ड्रास्टिक चेंज होता, कैटास्ट्रोफिक चेंज होता, तो उसके अंदर अगर एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर कंडीशन को नहीं सर्वाइव कर पाता, मतलब सहन कर पाता, तो उस जगह पे मिलने वाले सारे ही मर जाते, बिकॉज वी ऑल वुड हैव द सेम कैपेबिलिटीज। अगर जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता, कभी वेरिएशन नहीं आते उसमें। तो वेरिएशन आना जरूरी है, वेरिएशन आना जरूरी है। और देखो ना हमारा कोरोना वायरस कितनी जल्दी वेरिएट कर रहा है। पहले आया था वो, उसमें से दूसरा वेरिएशन अलग हो गया, अब तीसरा डेल्टा वेरिएशन अलग हो गया, है ना। तो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अब कोरोना जल्दी चेंज कर सकता है, वाई? बिकॉज
वो कोरोना का जो बॉडी है का जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी नहीं है, वो तो आरएनए। तो आरएनए में वेरिएशन जल्दी आते हैं। और ये अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि आरएनए इज नॉट एज स्टेबल एज डीएनए। और स्टेबिलिटी क्वेश्चन में मैं आरएनए के बारे में बोलना भूल गया कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो उनके जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो एक्सपोज्ड है। RNA's नाइट्रोजन बेसिस आर एक्सपोज्ड, एंड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया कि वो आसपास के केमिकल से, आसपास के दूसरी चीजों से जो है वो कभी भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो रिएक्ट करने के कारण वो खराब हो जाते हैं। और जो जो आरएनए है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उसके अंदर OH ग्रुप है। OH ग्रुप जो है वो पास के किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। So that is again a problem, and that is why genetic material के अंदर जो है RNA is less stable than the DNA. देखिए ये 4 प्रॉपर्टी चाहिए हमको जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी स्टेबल, है ना, इट शुड बी हैव अ रेप्लिकेशन कैपेसिटी, दूसरा इट शुड बी स्टेबल, तीसरा क्या है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस। तो हम बात कर रहे थे कि इफ वी एग्जामिन द ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए बिटवीन द बोथ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज डीएनए एंड आरएनए हैव एन एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, तो वो रिप्लिकेट तो कर सकते हैं। तो उसमें तो डीएनए और आरएनए सक्सेस हो गया लेकिन प्रोटीन फेल हो गया, ठीक है। And the other molecules in the living system such as protein fail to fulfill this criteria, तो प्रोटीन यहाँ बाहर हो गया। दूसरा क्या है, genetic material should be stable enough not to change with the different stages of the life cycle, age and the changes in the physical or physiology of organism. Stability is one of the property that genetic material was very evident in Griffith's transformation experiment. तो ग्रिफिथ ने गर्म कर दिया था उसको, है ना, तब भी वो डीएनए उसका खराब नहीं हुआ, है ना। इटसेल्फ दैट हीट which killed the bacteria at least it did not destroy some of the properties of genetic material, not all, some of the properties of genetic, मतलब किसी किसी जगह पे डीएनए स्टेबल था इवन 100 डिग्री पे गर्म करने पे। मैं 100 डिग्री पे गर्म करने के लिए नहीं बनी है बॉडी। इवन जो भट्टे पे बैठ करके आदमी समोसे तल रहा है या जो सेव बना रहा था, सबसे ज्यादा गर्मी तो वही सहन कर रहा होता है। या देर आर सम इंडस्ट्रीज व्हेन, जैसे वो चूड़ी वाला होता है वो कांच पिघला रहा होता है अंदर ही, मतलब, और वो जो भट्टी भभक रही होती है उसकी हीट डायरेक्ट उसकी बॉडी पे आती है, फिर भी उसकी बॉडी कभी भी 100 डिग्री पे गर्म नहीं होगी, और ब्लड सर्कुलेशन इमीडिएटली हीट को डेसिपेट कर देता है। तो इस हिसाब से बॉडी विल नेवर बी हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो डीएनए जो है कभी भी पूरी तरह से खराब नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अ सर्टेन टाइम जहाँ पे कुछ कुछ है, कभी किसी की बॉडी के ऊपर जल्दी से थोड़े से टाइम के लिए एकदम उबलता हुआ पानी गिर गया तो उसकी कुछ सेल्स मर जाएंगी, पर डीएनए फिर भी नहीं मरता है, वो सेल्स वापस से रिप्लिकेट हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि डीएनए जो है काफी स्टेबल होता है, ठीक है। Now this is now can easily be explained in the light of DNA that has two strands are being complementary, है ना, कि डीएनए स्टेबल क्यों है। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स है और वो किससे, नाइट्रोजन बेस के स्टेप से जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये इसके नाइट्रोजन बेस स्टेप्स। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से। तो दे आर नॉट एक्सपोज्ड, वो बंधे हुए हैं। किसी भी चीज को आप बाजार से कुछ भी चीज खरीद के लेकर के आते हैं तो आप तक आते हुए फैक्ट्री से निकले होंगे। मैं रिसेंटली एक लैपटॉप ऑर्डर करा, चाइना से आया, घूमता फिरता, चाइना से मेरे घर तक आ गया वो एक पार्सल के अंदर। मुझे डर था कि कहीं इधर उधर गिरा होगा, बारिश में खराब नहीं हो जाए ये वो। खोला तो उन्होंने इतनी बढ़िया पैकिंग करी, सिस्टम इतना पतला, बहुत थिन, एंड डब्बा इतना बड़ा। खोला तो अंदर तो इतने मोटे मोटे थर्मोकोल लगे हैं, उसके बीच में वो बचा हुआ, ठीक है। तो वो उसके पार्ट एक्सपोज ही नहीं हो रहे हैं तो खराब कैसे होंगे। लेकिन अगर आप ये मोबाइल है या कोई लैपटॉप है उसको डायरेक्ट ऐसे ही भेज देते, चाइना से तो छोड़ो, अब छोटा से जयपुरी भेज दीजिए, ऐसे रखा हुआ रहेगा तो वो जैसे उछलेगा कूदेगा इधर उधर स्क्रैच करेगा, तो कहाँ स्क्रैच लग रहे होंगे, कहाँ पे क्या हो रहा होगा, पता चले वहां तक पहुंचते पहुंचते वो पहुंचा ही नहीं, कुछ और ही बन गया। ऐसे अगर डीएनए खुली पूरी तरह से खुला हुआ होता
तो कोई कहीं पे भी नुकसान, पर उसके जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है वो एक दूसरे के साथ में सील पैक हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो चेन में एक दूसरे को ऐसा बांध दिया कि वो एक दूसरे से एक्सपोज नहीं हो रहे। आरएनए में क्या दिया, खुले, ये खुला, आइडिनिन खुला, यूरेसिल खुला है, साइटोसिन खुला है। तो देखिए, इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग दे कम टुगेदर। ये हम पढ़ेंगे कि जब डीएनए को हम गर्म करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो सेपरेट तो हो जाते हैं, पर जैसे ठंडे होते हैं इमीडिएटली वो पास आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। Further, the 2OH group represent at every nucleotide in RNA is reactive group and make the RNA liable to easily degradable. RNA बड़ी आसानी से डिग्रेड हो जाता है, RNA बड़ी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी खो देता है ना। और प्रोटीन तो हमने जाना है कि जरा सा गर्म करो मलाई आ जाती है दूध के अंदर, जरा सा नींबू डालो कुछ का कुछ हो जाता है, एक बूंद तवे के ऊपर 1 चम्मच दूध डाल दो इमीडिएटली वो अपना शेप को देगा। ठीक है, तो प्रोटीन तो कहीं स्टेबल ही नहीं है, ना अगेंस्ट फिजिकल कंडीशन ना अगेंस्ट केमिकल। आरएनए के लिए लिखा देखिए, आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक। कैटालिटिक का मतलब उसके अंदर उसकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कैटेलाइज कर सकती हैं किसी चीज को, वो एंजाइम जो है या कैटलिस्ट की जैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और वो दूसरे को भी खराब कर सकता है, हेंस रिएक्टिव। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू द प्रोटीन एंड आरएनए दोनों। ठीक है, अब तीसरा है देखिए, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, अच्छा वो डीएनए के बारे में बता रहा है, इन प्रेजेंट in fact the presence of thymine at place of uracil also confer additional stability to DNA। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल, तो आपकी ये आंसर बनते हैं, ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे पीले में कर रखे कि भाई यहाँ पे OH ग्रुप इसके एक्सपोज रहते हैं नाइट्रोजन बेसिस के, वो दे आर रेडी टू रिएक्ट विद एनी अदर मॉलिक्यूल। कोई भी COOH मॉलिक्यूल ग्रुप होगा या कोई दूसरा ग्रुप होगा, अमोनियम ग्रुप होगा, वो उनसे रिएक्ट कर लेंगे, जबकि ये नहीं करते। दूसरा, आरएनए खुद कैटालिटिक होता है जबकि डीएनए नहीं है। तीसरा, डीएनए में थाइमिन मिल रहा है विच इज लेस रिएक्टिव, जबकि यूरेसिल जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। ना डिटेल ऑफ दिस डिस्कशन जो है वो इस क्लास से हायर लेवल पे है, तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। ये प्रोटीन होता तो प्रोटीन तो रखता ही नहीं, वो तो पूरा ही बड़ी आसानी से म्यूटेट हो जाता है, वो तो बड़ी आसानी से अपना केमिकल नेचर खो देता है। इसलिए प्रोटीन को तो हम जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। जैसे हम कभी मॉनिटर बनाने के लिए सोचते हैं ना क्लास में कि किसको बनाए, तो हम ऐसे को तो कभी मॉनिटर बना ही नहीं सकते जो खुद ही बहुत ज्यादा एब्सेंट रहता है, या जो खुद ही जो है बहुत ज्यादा मस्ती करता है, पता चले कि वो खुद ही ड्रामेबाज हो, और वो जैसे टीचर गया उसके बाद वहां खड़ा होकर के ऐसे 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 करके वो पूरी क्लास को हंसा रहा है ना। और जब जैसे आकर के टीचर पूछ रहा है कि क्या वाई वाई द नॉइस इज देयर, नहीं सर मेरे को पता नहीं सर, आई वाज सर मैं तो चॉक लेने गया था सर, मैं तो ये कर रहा था वो कर रहा था, है ना। तो ऐसे को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बना सकते जो कि कल्प्रिट हो, जैसे हमने ऐसे को मॉनिटर ने बनाया जो कि खुद कल्प्रिट है। तो डीएनए एंड आरएनए जो है वो मच स्टेबल है, तो हम हमारा ध्यान अब प्रोटीन को हटा करके डीएनए आरएनए पर है। अब इन दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में एक प्रॉपर्टी मिलती है, वो म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी ऊपर ही तो लिखा था दैट इज आरएनए इज मच क्या कहते हैं मोर रिएक्टिव, सो आरएनए जल्दी म्यूटेट होगा, और वो हमारे सामने एग्जाम्पल रहा है जो इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोरोना वायरस का। कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, इसलिए वो जल्दी म्यूटेट हो रहा है, और हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो हम बहुत जल्दी थोड़ी म्यूटेट हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम ह्यूमन से कुछ और बन जाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, सिंगल सेल आरएनए वाले जेनेटिक मटेरियल वाली जो चीजें होती है वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाती है, डीएनए वाली नहीं होती इतनी आसानी से। तो इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर। ये आपका कोरोना का एग्जाम आंसर है। अगर आपको किसी ने पूछा गया है ये अल्फा ये बीटा बीटा क्या है, ये क्यों हो जाते हैं, ये डेल्टा वेरिएंट कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। कोई आपसे ये भी पूछेगा कि ये चिमगादड़ से इंसान में कैसे आ गया वायरस, ये चाइना वालों ने क्या किया इसके अंदर। चाइना वालों ने किया नहीं करा वो तो बेचारे उन्होंने रखा भी होगा, वो तो म्यूटेट हो जाता है वहां पे, उन्होंने क्या पता कोई कंडीशन एक्सपोज की होगी, कोई एक्सरे वेक्सरे लग गया होगा, कोई दूसरा केमिकल लग गया होगा, कोई एक वायरस चेंज हो गया ना, उसने गुड़गों पर कर दिया भैया, ये बस की बात बड़ा बड़ा वो नहीं है हमारे यहाँ, वी कैन नॉट कंट्रोल देयर म्यूटेशन एबिलिटी, वो तो म्यूटेंट हो गई।
provided they are exposed to such conditions. ठीक है, तो consequently virus having RNA genome having shorter lifespan mutate faster. दो कंडीशन है, एक तो आरएनए और जेनेटिक मटेरियल, दूसरा लाइफ स्पैन छोटा होगा. वायरस की क्या लाइफ स्पैन, ठीक है, जिनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है वो म्यूटेशन फास्ट दिखाते हैं, वो कभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 में. नेक्स्ट है आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. डीएनए डायरेक्ट नहीं कर सकता, डीएनए को बीच में एक एजेंट की जरूरत पड़ती है. डीएनए में कोई एबिलिटी नहीं है कि डायरेक्टली वो प्रोटीन बना ले, आरएनए बना सकता है. Hence can be easily express the characters. ठीक है. DNA, however, is depending on RNA for synthesis of protein, and the protein synthesis machinery has evolved around RNA. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे. The above discussion indicate that the DNA and RNA and DNA can function as genetic material, but DNA is much more stable or more preferred for the storage of genetic information. और भी कारण है, स्टेबिलिटी एक अकेला कारण नहीं है. रेप्लिकेशन इज नॉट ओनली द फैक्ट, मतलब ओनली फैक्टर. डीएनए काफी बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो दे कैन कंपैरेटिवली स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन. तो आपके पास में ये पेन ड्राइव, मेरे पास यहाँ पेन ड्राइव पड़ी है, 4 GB 8 GB. कंप्यूटर में SSD 500 TB या 500 GB. ठीक है, तो आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकोगे, क्योंकि इसका साइज जो है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज, इसके अंदर ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है. उसमें डीएनए का मॉलिक्यूल बड़ा है तो ज्यादा स्टोर इंफॉर्मेशन कर सकेगा, आरएनए का मॉलिक्यूल छोटे छोटे रहता है तो वो कम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. सो दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो वायरस में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती, दैट इज वाई उनका आरएनए से भी काम चल जाता है. नो अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड वायरस है जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए. ठीक है, तो बोलते हैं, हम आप बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड की. नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम एक वो बीड वाले एक्सपेरिमेंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब टॉपिक पे पहुंच जाते हैं. यहाँ आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. कि भाई डीएनए पैक कैसे होता है, मतलब क्या है इसका. तो देखिए, डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, ये तो बात क्लियर हो गई. हमको ये तो मालूम पड़ेगा कि हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए का है, और डीएनए आर फाउंड इन क्रोमोसोम, ये भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा था स्मूथ वेराइटी ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया को हमने जब केमिकली स्प्लिट करा तो वी गॉट 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर, दैट इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. एंड उनमें से मेजर पार्ट डीएनए था, एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, फ्रॉम क्या कहते हैं, from the study of the structure, we came to know that the 2 nucleotides of a DNA are how far. बताइए, चलो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये भी मालूम पड़ेगा. 0.34. हाँ ठीक है, तो 0.34 के आगे भी कुछ होता है, तो नैनोमीटर. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive नाइट्रोजन बेसिस इन अ डीएनए स्ट्रैंड इज 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, ये सब हमको मालूम पड़ेगा. हम लोगों ने कई सारी अलग अलग स्टडीज से कुछ चीजें गैदर करी है. क्या है ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं. क्या, वी नो दैट the distance between 2 consecutive nitrogen base steps is 0.34 into 10 to the power -9 मीटर. ठीक है, पावर के पहले आ सकते थे -9 पर, ठीक है, ये ठीक है. तो 0.34 into 10 to the power -9 मीटर ये डिस्टेंस है. और हमको ये भी मालूम पड़ा, वी ऑल्सो came to know by further studies that
in human beings there are about 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. इंसान में कुल मिलाकर के 10 to the power -9 6.6 into 10 to the power not minus 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर मिलते हैं. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल लेंथ मिल जाएगी डीएनए की. इंसान में मिलने वाले सारे डीएनए, कितने डीएनए हमारी बॉडी में है, उन सारे डीएनए का जो टोटल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2 पॉइंट्स. समझ आया आपको? ये हमारा डीएनए है, इनके बीच का डिस्टेंस अपन को मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक का या यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 0.34 into 10 to the power -9 मीटर है. और ऐसे कितने स्टेप्स मिलते हैं पूरी बॉडी के अंदर, जितने भी किसी भी एक सेल के अंदर मिलने वाले सारे डीएनए के अंदर मिलने वाले नाइट्रोजन बेस, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमको मालूम पड़ा वो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं. तो ईच इनके बीच में जो डिस्टेंस मिल रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी. तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना चाहे. तो हमको क्या मालूम पड़ रहा है, देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके लिए हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या हम किसी तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. देखो ओके, तो ये तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ये पढ़ते हैं. सो the total length of all DNA when combined together in one stretch stretch will be किसके बराबर हो जाएगा वो 0.34 into 10 to the power into 10 to the power -9 meter into 6.6 into 10 to the power 9. ठीक है, क्यों नहीं चल रहा भाई? यहाँ पे आया तो 9 भी चल रहा है. तो डिस्टेंस इन दोनों के बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. चला गया 9 ये छप ही नहीं रहा है. एनीवे आप देख लीजिए, कुछ और प्रॉब्लम. हाँ आ गया. तो ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैन यू आराम से. ये देखिए, ये 10 to the पावर प्लस में 9 पावर है और ये 10 to the पावर माइनस में 9 पावर है. तो 10 to the पावर -9 इंटू 10 to the पावर +9 विल बी 0. ये तो हो गए कैंसिल. अब हमारे पास क्या बचे? सो वी गॉट 0.34 इंटू 6.6 जिसका प्रोडक्ट आएगा करीब करीब 2.24 मीटर. मतलब क्या हुआ, इंसान के अंदर बनने वाले सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स, कितने डीएनए होंगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 46 डीएनए होंगे, हर क्रोमोसोम का एक डीएनए. ठीक है, तो उन सारे डीएनए को हम वन आफ्टर अदर जोड़ दें तो उनका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2.24 मीटर. सो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस
the total, hence when all 46 DNA molecules of each chromosome is joined together in one stretch, the length will be length will be कितना हुआ 2.24 मीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए आगे ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सब। आगे इसने क्वेश्चन आपके लिए भी दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई DNA इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बता सकते हैं क्या? तो कुछ इस तरह से म्यूजिक चल रहा था जैसे वो आजकल एक बहुत पॉपुलर गाना चल रहा है। ओके 1.36 इंटू 10 पावर कितना पावर होगा अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा? -4। सो ये हो गया -4 मिलीमीटर। ये 3 होगा सर 3। 3 होगा है ना, 3 होगा। तो 1.36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना आ रहा है इसका, लेंथ तो इधर है, डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इज इक्वल टू 0.4। 36। हाँ बोलो, आपने कर रखा है क्या, निकाल के रखा है, डिवाइडेड बाय 0.34 ना, पहले पॉइंट पावर ऊपर ले, 4 into 10⁵ हाँ पहले पावर ऊपर ले लो, फिर 10⁵5 डिवाइडेड बाय 0.34। तो ये कितना सर आ इट शुड जाएगा बी 10⁶ 9 में से, हाँ सही, 9 में से 3 गए तो 6, तो ये कितना आ रहा 4 सर 4 into 10⁵ 10⁵5 बेस पेयर्स। तो इतने आ जाएंगे सर इसके रेशियो को लाइक, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस, इस मीटिंग को बंद करता हूँ मैं, नेक्स्ट मीटिंग चालू करता हूँ, टाइम हो गया, आते हैं लौट के।